आगे मत आना, रोक दो, थामो जाना। कुछ मिला? आराम से रोको। जरूरत, महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने की चाह में इंसान अपने जन्म स्थल को छोड़कर कहीं प्रवासी बनने पर मजबूर होता है। लेकिन इस समाज में अकेले जीना ना तो व्यवहारिक है और ना ही सामाजिक तौर पर संभव। ऐसी सूरत में दूर देश में बसा इंसान अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती और फिर कुछ मुंह बोले रिश्ते बना लेता है, और कई बार ये जुबानी रिश्ते रूहानी भी हो जाते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जहां पड़ोसियों ने अपनों से ज्यादा अपनापन दिखाया, लेकिन ऐसे हादसे भी कम नहीं हैं जहां इन मुंह बोले रिश्तों ने विश्वासघात किया, जुर्म को पनाह दी और अपराध को वास्तविक बना दिया। हमारा आज का ये एपिसोड ऐसी ही एक सामाजिक पहेली है। छोड़ो मुझे पापा। आपको कब पता चला कि आपके पति और बेटी लापता है? सर, रिया सुबह जिम के लिए निकली थी पर घर वापस नहीं आई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अक्सर वो जिम से ही कॉलेज चली जाया करती थी। पर जब शाम तक नहीं आई तो मैंने उसे फोन किया, फोन स्विच ऑफ है। मैंने मेरे हस्बैंड को भी फोन किया, उनका भी फोन बंद था और अब तक बंद है उनका फोन। आपने उनके दोस्तों से या आपके रिश्तेदारों से बात की? हो सकता है दोनों वहीं कहीं हो। हाँ सर, सब जगह पता किया। रिया को तो सुबह से किसी ने नहीं देखा। मैंने मेरे हस्बैंड के ऑफिस फोन किया, तब पता चला कि वो घर के लिए निकल चुके हैं पर घर नहीं पहुंचे। आप उन दोनों की फोटो लाई है? हाँ सर, ये आपका किसी पे शक या किसी से दुश्मनी, झगड़ा? सर, ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं, पर हाँ, मेरे हस्बैंड ने बिजनेस के लिए 75 लाख रुपए कर्जा लिया था और वो उसे चुका नहीं पाए थे क्योंकि वो बिजनेस ही फेल हो गया। किससे लिए थे पैसे? रईस शेख नाम के आदमी से, और वो उन्हें धमकी भी दिया करता था कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो फैमिली को कुछ कर देगा। इस रईस शेख का नंबर तो होगा आपके पास या एड्रेस? नंबर तो मेरे पास नहीं है, हाँ ऑफिस का एड्रेस है। इनसे ये एड्रेस नोट कर लेना और उनकी बेटी और पति का नंबर भी ले लेना। थैंक यू सर। सर, ये नीलेश, रिया और नंदिनी के कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इसके मुताबिक जिस वक्त किडनैपिंग हुई उस वक्त नीलेश का लास्ट लोकेशन उसका ऑफिस का दिखाई दे रहा है और रिया का घर से कुछ ही दूर एमजी चौक का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रिया गायब होने के कुछ ही देर बाद उसका फोन बंद हो गया। थोड़ा ये पॉसिबल है कि वो बाहर गई हो या किसी ने उसे अगवा किया हो। ये तुम्हारे ऑफिस का सर्च वारंट, पूरे ऑफिस की छानबीन करो। आप जरा बाहर जाइए, मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी है। प्लीज सिट सर। नीलेश और उसकी बेटी को क्यों उठवाया? सर, मैं नीलेश और उसकी बेटी को क्यों उठाऊंगा? उसकी बेटी को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। तुमने तो उसकी पूरी फैमिली को गायब करने की धमकी दी थी। देखिए सर, हमारे बिजनेस में इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं और 2-4 हज़ार की बात नहीं है, पूरे 75 लाख की बात है और 75 लाख रुपए में मुझे अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है। अगर कुछ मिला ना ऑफिस में से सब उमा, ये देखिए। तुमने तो कहा नहीं उठवाया, तो ये रिकवरी एजेंट क्यों हायर किया था? सर, मैं रिकवरी एजेंट के थ्रू उसको उठवाने वाला था, लेकिन मैंने उसे उठवाया नहीं है। आप चाहे तो फोन करके रिकवरी एजेंट से पूछताछ कर सकते हैं। हेलो, क्या? ठीक है सर, नीलेश वापस आ गया।
मुझे अपनी नहीं, हमारी बेटी की चिंता है। एक पूरा दिन 24 घंटे हो गए और उसकी कोई खबर नहीं। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। नीलेश, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश कर रहे हैं तो अभी तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं है? नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। मैं किसी के सहारे नहीं बैठने वाला। फिलहाल तो आपको खड़ा रहने के लिए भी सहारे की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं आप कहाँ थे और आपकी ये हालत कैसे हुई? सर, वो कल मैं जब ऑफिस से निकला तो अचानक उन लोगों ने मुझे बहुत मारा सर। क्या वो लोग रईस शेख के आदमी थे? पता नहीं, हो सकता है सर, क्योंकि उसी ने मुझे धमकी दी थी। नीलेश, मेरा पैसा लौटा दे वरना ऐसी जगह भेजूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। मैं रईस का पैसा है, हलक में हाथ डालकर निकाल लूंगा तेरे। पहचान सकते हो उन्हें? शक्लें तो देखी होगी ना? नहीं सर, उन लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। कुछ बताया उन्होंने कि तुम्हें क्यों उठाया, क्यों मारा? वो बोल कम मार ज्यादा रहे थे। मैंने कहा ना, अपना घर बेच दे वरना अपने जान से जाएगा। मानिक शाह, नीलेश वो लोग मानिक शाह के लोग हैं क्या? ये मानिक शाह कौन है? सर, ये मानिक शाह हमारा पड़ोसी है। उसे पता था कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए उसने हमारा घर खरीदने का ऑफर रखा। वो कीमत बहुत कम लगा रहा था। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, कर्जा चुकाना था, इसलिए मैं तो मान गया, लेकिन नंदिनी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद से उसने धमकी देना शुरू कर दिया। क्या हाल है मोटा भाई? बस अरे कब से कह रहा हूँ ये फ्लैट मेरे को दे दो, अभी मान जाओ ना, वरना मनाना पड़ेगा मुझे तुमको। और ये जो ऊपर वाला है ना, इसका जो हुक्म है वो तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? क्या किया तुमने नीलेश की बेटी रिया के साथ, और नीलेश को क्यों उठवाया? क्या मतलब मैं रिया को कुछ क्यों करूंगा और मैं नीलेश को क्यों उठाऊंगा सर? कल सुबह तुम कहाँ थे? कल सुबह मैं सिकंदर आहूजा के साथ था, आहूजा बिल्डर के मालिक। कल रात 8 बजे के आसपास तुम कहाँ थे? कल रात वो मैं कमाल है, सुबह कहाँ थे ये साफ साफ याद है, लेकिन कल रात 8 बजे कहाँ थे ये याद करने में इतना वक्त लग रहा है? सर वो कल रात मैं अपने किसी पर्सनल काम में बिजी था। कौन सा पर्सनल काम? सॉरी सर, वो तो नहीं बता सकता। ठीक है, चलो हमारे साथ। हमारे धर्म कर्म देखोगे तो खुद के नहीं दूसरों के पर्सनल काम भी बताओगे। चलो सर 1 मिनट, मैं बताता हूँ सर। मैं कल रात सोनाली के साथ था। कौन सोनाली? मेरी दोस्त है सर, वो एक एक्ट्रेस है। कल मैं उसके साथ उसके शूट पे गया हुआ था, लेकिन मैं तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे आ गया था वापस। मानिक, वो मेरे घर में चोरी हो गई है, सब कुछ चोरी हो गया। मानिक, तुम मेरे साथ अभी चलो, अभी पुलिस के पास चलो। मानिक, सोनाली रो मत, ज्वेलरी मिल जाएगी। अरे ऊपर वाले का शुक्र है कि तू ठीक ठाक है। आपको कब पता चला घर में चोरी हुई है? सर मैं 2-3 दिन से तो नाइट शिफ्ट पे थी। जब आज घर पे आई तो देखा कि सब सामान फैला हुआ था और मेरी अलमारी खुली थी, मेरी सारी ज्वेलरी गायब। दादा मैडम, इनका स्टेटमेंट ले लो। अच्छा, 2 दिन जब आप शूट पे थी तो ये घर बंद था या कोई था घर में? नहीं सर, वो मेरी बेटी आर्या घर पे थी। मैं कभी नहीं जाती उस रूम में। क्यों? घिन आती है मुझे उस रूम से, बदबू आती है उस मानिक शाह की। तावड़े, रिया के दोस्तों की एक लिस्ट बनाओ और पूछताछ शुरू करो। हो सकता है उसके पास में हमें कुछ ऐसा मिले जिससे मदद हो। इसी एक ही प्रीमाइसेस में एक लड़की गायब हो जाती है। उसी शाम उसका बाप और उसके घर के पास से ही घर में गहने चोरी हो जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर, आपको क्या लगता है ये तीनों क्राइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शायद, क्योंकि नीलेश पे कर्जा था।
रईस पैसों के लिए उसके जान के पीछे पड़ा था और लगभग उतने ही पैसों की चोरी हुई जितना नीलेश पे कर्जा था। चोरी या तो नीलेश कर सकता है या माणिक। सर नीलेश के पास तो क्राइम करने का मोटिव है, लेकिन माणिक अपने गर्लफ्रेंड के घर में क्यों चोरी करेगा? नीलेश को फंसाने के लिए। आर्या भी चोरी कर सकती है अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए। सोनाली के घर के आसपास के सारे चाबी वालों से पूछताछ करो, कहीं आए दिन किसी ने सोनाली के घर के डुप्लीकेट चाबी तो नहीं बनवाई, है ना? तावड़े, इन तीनों के घर की तलाशी लो। अगर इन तीनों में से किसी ने चोरी की है तो गहने उन्हीं के घर में मिलने चाहिए। उधर कुछ मिला? नहीं सर। बालकनी में देखो। सर। हाँ। सर ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी बेटी गुम हो गई है, मैंने इतनी मार खाई है कि मैं ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हमें आपकी मदद की जरूरत है, उल्टा आप हमारे ही घर की तलाशी ले रहे हैं। सर सर ये देखिए ड्रग्स, यहाँ टीवी के नीचे मिला। तावड़े, रिया के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से चेक करो। उसके बेडरूम में ड्रग्स मिलने का मतलब यह है कि एक तो वो ड्रग्स लेती है या बेचती है। इन दोनों सूरत में उसके मोबाइल में ड्रग सप्लायर या पैडलर का नंबर मिलना चाहिए। देख लो ज़्यादातर किस नंबर पे वो बात करती थी। और हाँ, वो सोनाली की बेटी आर्या के बारे में कुछ पूछताछ की तुमने? जी सर, बिल्कुल काम से काम रखने वाली लड़की है। सोसाइटी में, स्कूल में उसके कोई दोस्त नहीं है, बस अपनी ही धुन में रहती है। और सर हमने सोनाली के घर पर भी पूछताछ की तो वहाँ हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि चोरी आर्या ने ही की है। हम रिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि ड्रग इंसान से कुछ भी करवा सकता है। ये चोरी तो मामूली चीज़ है। हो सकता है कि रिया ने ही ज्वेलरी चोरी की हो और वो गायब हो गई। खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। देखो प्लीज, मुझे 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 कुछ खाना नहीं चाहिए। मुझे मुझे थोड़ी सी ड्रग दे दो प्लीज दे दो। देखो मेरी हालत देखो, मैं मर जाऊंगी। प्लीज थोड़ी सी दे दो, मैं भीख मांग रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा दे दो। सुनो 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 सुनो, देखो तुम एक पूरी दे दो। एक नहीं तो अच्छा एक दो दे दो, प्लीज दे दो प्लीज। तुम्हें पैसा चाहिए? नहीं, तुम्हें ना जो करना है वो कर लो। तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। रिया क्या कर रही हो? बंद करो बदतमीजी। आप मम्मा, मुझे जल्दी ठीक नहीं होना, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ती हूँ तभी तो आप मेरे साथ रहते हो, नहीं तो मैं अकेली। मम्मा प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, मैं ना खुद ठीक हो जाऊंगी, प्लीज़ मम्मा। अरे नंदिनी, तुम ऑफिस नहीं गई? नीलेश, रिया की तबीयत नहीं ठीक है। अब तुम बहाने मत बनाओ, रिया को सिर्फ बुखार है। तुम ऑफिस नहीं गई तो सैलरी कटेगी, पता है ना तुम्हें? पर नीलेश, तुम जाओ, टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा इसको। मजा आया ना तुम्हें? हाँ, अपने ऑफिस के लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाकर। Shut up, नीलेश। I don't want to talk to you. मैं नहीं ले गई थी, तुम गए थे मेरे साथ। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। रिया? Oh yes. आज तुम्हारा बर्थडे है ना? Happy birthday बेटा। I'm sorry.
नंदिनी, नंदिनी प्लीज खाना खा लो, प्लीज। नंदिनी क्या प्रॉब्लम है? तुम खाना खाने से क्यों मना कर रही हो? प्रॉब्लम तुम हो, मेरी और मेरी बेटी की इस हालत के। नीलेश, ना तुम कभी अच्छे बाप बन सके, ना ही तुमने मुझे कभी अच्छी माँ बनने दिया। कभी जाकर उसको पूछा उसे कोई तकलीफ है या नहीं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ब्लेम क्यों कर रही हूँ? मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ जितने कि तुम हो। तुम्हें पता है उसकी तकलीफ मैं और तुम है नीलेश। शायद इसीलिए उसने इस ड्रग्स का सहारा लिया। ड्रग्स। नंदिनी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है और मैं सच में इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज रो मत, प्लीज मत रो, प्लीज मत रो। हमारी रिया वापस आ जाएगी। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। सर, रिया के दो खास दोस्तों का पता चला है, अश्विन और सोहम, जो सेम बिल्डिंग में रहते भी हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते भी हैं। काफी गहरी दोस्ती है इन तीनों में। कौन है सोहम? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे किसी का बेटी गायब हो जाएगा तो आप हमारा बच्चा लोग पे शक करके उनसे उल्टा सीधा सवाल जवाब पूछेंगे, सब नहीं चलेगा। जानते नहीं आप किससे पंगा ले रहे हैं। रातों रात आपका ट्रांसफर करवा देंगे, और वो भी ऐसे जगह पर जहां इंसान तो क्या जानवर तक नहीं मिलेंगे आपको पूछताछ करने के लिए। लेके आओ इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, बेटा इंस्पेक्टर साहब ठीक नहीं कर रहे हैं। बेटा चिंता मत करो, हम हैं। अच्छा ये बताओ, रिया ड्रग्स लेती है? हाँ सर। क्या तुम दोनों भी ड्रग एडिक्ट हो? नहीं नहीं सर, हम कोई ड्रग्स नहीं लेते। तुम्हारी जबान झूठ बोल सकती है लेकिन ब्लड रिपोर्ट नहीं। तावड़े, टेस्ट करवाओ दोनों का। ओके सर, चलो। सर पर सर दोनों सच बोल रहे हैं, रिपोर्ट एकदम क्लियर है, दोनों ड्रग्स नहीं लेते हैं। तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं। मतलब नो ट्रिप, नो आउटिंग, समझे? जी सर। जाओ। थैंक यू सर। चल। सर, रिया के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है, ड्रग सप्लायर असलम का है। हेलो, ठीक है। क्या हो? तावड़े, ऊपर पानी की टंकी चेक करो। आगे मत आना, रोक दो, थामो जाना। कुछ मिला? रिया! रिया! कब चाहिए आप? जिस रिया और उसकी नशे की लत को आधार बनाकर पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, वही रिया अपनी ही बिल्डिंग की पानी की टंकी में मृत पाई गई। पर रिया के कत्ल ने एक बात तो साफ कर दी थी कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ कोई और भी था। यह संभव है कि चोरी के गहनों की वजह से ही उसका कत्ल हुआ हो और कातिल कोई ड्रग सप्लायर या उसका कोई जानकार ही हो। रिया के कॉल रिकॉर्ड से मिला एक नंबर असलम नाम के ड्रग सप्लायर का था, जिससे रिया ड्रग्स लेती थी। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात को सही दिशा देने की एक नई शुरुआत की।
सर ये रही रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसके मुताबिक रिया की मौत 6 तारीख को रात को 11 से 1 बजे के बीच में दम घुटने की वजह से हुई और रिया के मरने के बाद उसके सर पर किसी सब चीज से चोट हुई है। इसका मतलब कत्ल के बाद लाश पे चोट आई है। हो सकता है तावड़े के 12 बजे टंकी में पानी कम होगा, कातिल ने लाश को छुपाने के लिए उसे सर के बल फेंका होगा, लाश के सर पे चोट आई होगी और पानी में खून बहा होगा। एक काम करो तावड़े, असलम को उठाओ। ठीक है सर। बोल बोल। सब मैं काय के लिए मारेंगे उसको साहब? वो मर गई मतलब मेरा 3 लाख का नुकसान हो गया ना। ये 3 लाख रुपया मेरे को ही देना पड़ेगा। ऊपर कौन सा मेरा बाप लोग है साहब, वो तो कैसे सुनेगा कि वो मर गए मतलब 3 लाख रुपया छोड़ दिया। रिया के मरने के बाद मेरा मरने के चांस तो पक्का है। चल जा, दोबारा बोले तो आना, ढूंढना ना पड़े, समझे? हाँ साहब। तावड़े, रिया ने असलम को 3 लाख रुपया उधार चुकाने का प्रॉमिस किया था 1 हफ्ते में। इतनी बड़ी रकम वो लाती कहाँ से? चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है। ऊपर वाले के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। हमें पता है ये सही वक्त नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन क्या आप जानते थे आपके बेटी को एक ड्रग डीलर को, असलम को 3 लाख रुपए देने थे? क्या तुम जानती थी? हम अपनी बच्ची को जान ही कहाँ पाए नीलेश, टाइम ही कहाँ दिया उसे। बस अपनी अपनी उलझनों में उलझे रहे हम लोग। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? आज 4 पैसे कमाने लगी हो तो सुना रही हो। वो दिन भूल गई जब मैं दिन रात मेहनत करता था, काम करता था और तुम घर में बैठी। एहसान कर रहे थे मुझ पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ तुम्हारी, पत्नी हूँ तुम्हारी। अच्छा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुमसे तो बात करना बेकार है। क्या है? चलो अंदर जाके बैठो तुम। नीलेश देखो, इस तरह ऊंची आवाज में बात मत क्या करो मुझसे। तुम चुप। सुना नहीं तुमने क्या बोला उसने? जाओ अंदर। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? जाओ। आप लोगों का झगड़ा देखने खड़ी नहीं हुई हूँ मैं, रिपोर्ट कार्ड पे साइन चाहिए थे। उस दिन उसने वो दरवाजा बंद करके खुद को हमारी दुनिया से अलग कर लिया, और आज वो दरवाजा हमेशा के लिए हमारे लिए बंद हो गया। हम मर भी जाए तो भी हमारे गुनाहों की माफी नहीं है। बहुत बड़ा दिल था मेरी बच्ची का, सब कुछ अकेले सहती रही। हमें माँ बाप होने का हक ही नहीं है। नहीं है हक हमें माँ बाप होने का। अब जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। नीलेश, 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 दरवाजा हो। नीलेश, दारू बड़ा। नीलेश, अरे क्या हुआ? हेलो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरी बेटी को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा तेरी बेटी को। सर बचा लीजिए सर। सर ये पागल हो गया, मुझे मार डालेगा। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर इसी ने मेरी बच्ची को मार डाला एक फ्लैट के लिए। मुझे इससे परसों रात को इसने मुझे क्या धमकी दी थी? क्या मोटा भाई, कब तक ऐसे पागलों की तरह भटकोगे? ऊपर वाले की कसम, तुम्हें इस तरह देख के बहुत मन दुखता। अभी रहने दो ना, हमें घर नहीं बेचना है। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम मुझे अपना फ्लैट बेच दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी देता हूँ। ऊपर वाले की कसम, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। अब बोलो कब भाभी से साइन करा के देते हो? ऐसा नहीं करना मोटा भाई, बेटी जिंदा चाहिए ना तुमको, तो ऐसा नहीं करना, वरना उसको जिंदा से मुर्दा बनाने में ना मुझे टाइम नहीं लगेगा। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था सर।
मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा तो ये मेरी बच्ची को मार देगा, और इसी ने मेरी बच्ची को मारा है सर। मैं इसको मार डालूंगा, एक फ्लैट के लिए इसने मेरी बच्ची को मारा है, मैं इसको मार दूंगा सर। मुझे अगर फांसी भी चढ़ना पड़ेगा तो मैं मार डालूंगा इसको। सर मैं झूठी धमकी दिया था। जब मेरे को पता चला कि रिया गायब है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात का मैं फ़ायदा उठाए। लेकिन सर ऊपर वाले की कसम खा के बोलता है कि मेरे को नहीं पता रिया को किसने गायब किया और किसने मारा। मैंने तो बस एक तुक्का मारा था ताकि रिया के वापस आने तक वो मेरे को अपना फ्लैट भेज दे बस। तुझे पता नहीं तेरा ये तुक्का तुझे कहां पहुंचा सकता है। तेरा ऊपर वाला भी तुझे नहीं बचाएगा, समझे? सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने रिया को नहीं मारा सर, सच कह रहा हूँ सर। माणिक के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 5 तारीख को, यानी जिस दिन रिया और नीलेश किडनैप हुए थे, उसी दिन दोपहर को 12 बजे ये ऑफिस से बाहर निकल गया था और वॉचमैन ने भी सोनाली के बिल्डिंग में इसे जाते हुए देखा है। सर ये बात सच है कि मैं वहाँ गया था, लेकिन मैं सीधा सोनाली के यहाँ गया था सर। लेकिन सोनाली ने तो अपने स्टेटमेंट में कहा कि उस दिन वो शूटिंग कर रही थी, तो तुम सोनाली के घर पे क्या कर रहे थे? सुन, ऊपर वाले की कसम खा खा के एक पे एक झूठ बोल रहा है तू। रिगमे सर, डंडे की कसम खा के सच उगलवाओ इससे, रिमांड पे लो उसे। सर प्लीज, मैं ऊपर वाले की कसम खा के बोलता है सर, इस बार मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा सर। मैं सोनाली के यहाँ गया था, लेकिन मैं सोनाली को मिलने नहीं, आर्या को मिलने गया था सर। मानिक सच बोल रहा है, उस दिन मुझसे मिलने वो आया था। क्या हुआ, शौक लग रहा है? प्रॉब्लम क्या है? मेरा और उसका रिलेशन है, तुम्हारे जितना खास दोस्त वो मेरा भी है। आर्या, ये सब तूने सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया है। मैंने ये सब कुछ हम दोनों ने फ्री में किया है। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कैसी है इसमें शर्म? तो मुझे तब आई थी जब मुझे ये पता लगा था कि मेरी माँ ज्वेलरी और पैसों के लिए किसी के भी साथ जा सकती है। माँ बनने का फर्ज तो तुमने निभाया ही नहीं है कभी, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा खास दोस्त छीना। अब समझ आया किसे शर्म है? आवड़े, जिन लोगों से अभी पूछताछ की उन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का पता करवाओ, और ये देखना कि अश्विन और सोहम की छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मिस ना हो जाए। उनके कंप्यूटर के IP एड्रेस ले लो और देखना कंप्यूटर में ये लोग क्या करते हैं। कहीं डिजिटल होने का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं, या हिंदी फिल्म देख के कोई प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हैं। हेलो, हाँ उन्हें बेटा, हाँ अभी पहुँच रहे हैं। हाँ चलो, कौन है आप दोनों? रिया के बारे में क्या जानते हो? सर वो रिया का किडनैप हमने ही किया था। सर हमने सिर्फ उसे किडनैप किया था, उसे मारा नहीं है। हाँ सर, आज सुबह हमने रिया के मारने की खबर अखबार में पढ़ी तो हमें लगा कि एक न एक दिन तो आप लोग हमारे पास पहुंच ही जाएंगे, इसलिए हम लोग खुद ही आ गए सर। सचमुच आपने रिया को किडनैप किया था? जी सर। या ऐसे किडनैपर पहली बार देख रहे हैं? सर हम किडनैपर्स नहीं हैं। अब मेरा मतलब है कि हम पेशेवर किडनैपर्स नहीं हैं। वो तो हमें किसी ने ऐसा करने के लिए कहा और हम उसकी बातों में आ गए सर। किसने कहा? नंदिनी ये क्या है? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? प्लीज ये सब मत करो तुम। माँ जी आप ही प्लीज इसे कुछ समझाइए। नंदिनी ये गलती मत करो। सालों पहले की गई गलती को सुधार रही हूं मैं नीलेश। तुम्हारी जिद, तुम्हारे तमाशों के सामने अगर घुटने ना टेकती तो शायद आज मेरी बच्ची जिंदा होती। मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना, अब तलाक चाहिए मुझे। नंदिनी मैंने कहा ना कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। प्लीज मान जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। एक आखिरी भरोसा? और तुम पर? नीलेश मुझे तो लगता है कि मेरी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसमें भी तुम्हारा हाथ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे चलो अंदर। मोरे भाऊ, देसाई तुम्ही? इन दोनों ने आपके बेटी को किडनैप किया था, जानती है? किसके कहने पर? किसके? वो कोई किडनैपिंग नहीं थी सर, बस मेरी एक नादान सी कोशिश थी अपनी बच्ची की बुरी आदत छुड़ाने की।
मुझे पता चल गया था कि रिया ड्रग्स लेती थी। मैंने उसकी ड्रग्स की आदत छुड़ाने के लिए समझाना, धमकी, मारपीट सब कुछ करके देख लिया था सर, लेकिन रिया पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि अगर ड्रग एडिक्ट्स को कुछ दिनों के लिए ड्रग से दूर रखा जाए तो उनकी आदत छूट सकती है। हाँ, रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जा सकता था, लेकिन बात फैलती, बदनामी हो जाती, इसलिए मैंने इन 2 वर्कर्स को बड़ी मुश्किल से मनाया सर, बड़ी मुश्किल से। नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कोई किडनैपर थोड़ी है। अरे किसने कहा ये किडनैपिंग है भाई? हम लोग भलाई का काम कर रहे हैं। मेरी बेटी को 2-4 दिनों के लिए ड्रग से दूर रखना है, उसकी ये बुरी आदत छुड़वानी है, बस प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया था, मतलब उसके रहने खाने का, सिक्योरिटी का, उसे कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा बंदोबस्त कर दिया था। मुझे लगा कि 6-7 दिन वो अगर ड्रग से दूर रही तो उसकी ड्रग की आदत छूट जाएगी। इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? सर, ये सच बोल रहा है। ये मोबाइल उस देसाई का है जिसने किडनैपिंग करवाई थी, और इस मोबाइल में इन लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड है, ताकि अगर ये मुकर जाए तो वो लोग ना फंसे। मतलब तुमने अपने प्लानिंग के तहत माणिक को भी मारा? सर, मैंने उसे नहीं मारा सर, रिया उन दोनों के पास से भाग गई थी। हम कैसे मान ले कि तुमने रिया को किडनैप किया लेकिन मारा नहीं? सर, वो मेरी बेटी थी सर, मैं क्यों उसे मारूंगा? तावड़े, इसका केस रजिस्टर करो। रिया को किसने मारा इसका पता हम लगाएंगे। इसका इंटेंशन अच्छा हो या बुरा हो, क्राइम इसने किया है। सर, तावड़े, कुछ पता चला माणिक के बयान में कितनी सच्चाई है? नहीं सर, हमने जो छानबीन की उसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि माणिक ने ही रिया को किडनैप किया था या उसका मर्डर किया था। नीलेश, तुम्हें सिर्फ जमानत मिली है, हमें इन्फॉर्म किए बगैर शहर मत छोड़ना। जी। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? घर तो तुम्हारे बीवी के नाम है और उसने तो तलाक के लिए अर्जी दी है। तुम्हारे इस रिया के किडनैपिंग के प्लानिंग का दूसरा कोई अच्छा असर नहीं हो सकता। सारी गलती मेरी है सर, मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके अलावा मेरा है ही कौन? और जब तक नंदिनी नहीं मानती तब तक मैं मेरी सास के घर रह लूंगा। मेरे घर से बस 4 बिल्डिंग दूर ही है। मतलब बीवी घर में नहीं रखेगी लेकिन सास रखेगी? सर, उस घर में कोई नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट के नाम पर लेके रखा हुआ घर है। उसकी चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती है। थैंक यू सर। तावड़े, इसे नहीं पता कि अनजाने में इसने हमें क्या बताया है। इसका और एक ठिकाना है जो आज तक हमें पता नहीं था। चलो हमारे साथ। क्या हुआ सर? तुम्हारे ससुराल का इन्वेस्टमेंट का फ्लैट देखना है, चलो। पूरे घर की तलाशी लो। सर, ये अंदर मिला है। सर, ये मिला। सर, कुछ पैसे भी मिले। चोरी के डर से ये सारी चीज़ें 10 जगह छुपाए रखी थी। हैं? चलो अब तुम्हारे समझदारी का इनाम देते हैं। अब बिना लग लपेटे सच बोलो, वरना अगर हम लपेटने पे आ जाए तो जिंदगी भर खुद को खोल नहीं पाओगे तुम। बोलो अब। सर, वो मुझ पर 75 लाख का कर्जा था। एक तरफ रईस धमकी दे रहा था मुझे और दूसरी तरफ नंदिनी घर भेजने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन मैंने रिया को फ़ोन पर बात करते हुए सुना। हाँ देख, तू टेंशन मत ले। देख, 5 तारीख को सोनाली आंटी घर पे नहीं रहेगी। हाँ, मैं जाके सारे गहने साफ कर लूँगी। हाँ चल।
हिम्मत पड़ गई तुम्हारी? हैं? चाबी दो, चाबी दो। ड्रग्स तो लेती ही थी तुम, अब तुमने चोरी भी करना शुरू कर दिया। मैंने वो चाबी रिया को चोर बनने से बचाने के लिए उससे छीन ली थी, पर फिर मुझे लगा कि रईस से छुटकारा पाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। मैंने ज्वेलरी चोरी करने का प्लान बना दिया। इस प्लान के चलते मैंने पहले रिया को किडनैप करवाया, फिर मैंने सोचा कि उसे 5-6 दिन कहीं छिपा कर रखूंगा, उस दौरान चोरी कर लूंगा और फिर जब मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर उसे वापस ले आऊंगा। रिया का किडनैप होते हुए मैंने देखा था। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर मैं सोनाली के बिल्डिंग गया और डुप्लीकेट चाबी से उसके घर का दरवाज़ा मैंने खोला। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। मैंने सोचा कि मामला ठंडा हो जाने के बाद मैं गहने बेच दूंगा, और उसी रात रईस के लोगों ने मुझे उठा लिया। फिर नंदिनी ने रिया की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। रईस का नाम लेने में खतरा था, इसलिए मैंने मानिक को फंसा दिया, और उसी रात फिर रिया भी वहाँ से छूटकर भाग गई। सर मैं उसे बचा सकता, उसके लिए कुछ कर सकता, उससे पहले उसका कत्ल हुआ। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ सर। जो कुछ मैंने किया मैंने अपने फैमिली के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किया। तू भी नहीं, हर क्रिमिनल यही कहता है कि वो निर्दोष है। सर अपनी एक बेवकूफ़ी और लालच की वजह से अपनी बेटी की जान तक गंवाई है तुमने। जो कुछ न करके बहुत कुछ पाना चाहते हैं, उनका अंत यही होता है। कलयुग में कोई किसी का साथी नहीं होगा, अपने ही एक हाथ को दूसरे का सहारा नहीं होगा। ये कहावतें आज सच साबित होती दिख रही हैं। क्या नीलेश अब भी झूठ बोल रहा था, या फिर किसी और ने ही अपनी दुश्मनी निकाली और मासूम रिया की जान ले ली? सर, ये अश्विन और सोहम का कॉल रिकॉर्ड्स है और उनके कंप्यूटर से निकला हुआ आईपी एड्रेस है। अश्विन और सोहम के कॉल रिकॉर्ड्स और उनके कंप्यूटर से मिली जानकारी ने पुलिस के सामने इस केस को खोल कर रख दिया। साफ दिखाई दे रहा था कि दोनों ऑनलाइन सट्टे में इन्वॉल्व हैं और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। नहीं सर, हमने रिया का खून नहीं किया है, बल्कि हमने भी रिया की बॉडी तभी देखी जब आप लोग ने टंकी से बाहर निकाली। ये क्या है? तुम्हें लगा सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया है, इसलिए कोई सुराग नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोग जब रिया के साथ थे तो 2 लड़कियां अपना सेल्फी निकाल रही थी, और उसके बैकग्राउंड में तुम लोग साफ दिखाई दे रहे हो। और ये सेल्फी 6 तारीख को रात को 11 बजे निकाली गई है। उन लड़कियों ने रिया के मर्डर की खबर पढ़ी और फोटो देखी, और जागरूक नागरिक का फर्ज अदा किया। पुलिस स्टेशन आई और फोटो दी। सुन, पुलिस की मार अच्छी चीज नहीं है, इसलिए जल्दी सच बोलो। सर हम लोग 5 तारीख को सोनाली आंटी के यहाँ चोरी करने वाले थे सर। चोरी भी हुई सर, लेकिन हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला सर, क्योंकि रिया गायब हो गई थी सर। क्या यार, रिया ने बेवकूफ़ बना दिया। चाबी हमने बनवाई और गहने लेकर वो भाग गई। सर वो वापस आई सर, वो घर जाती उससे पहले ही हमने उसे लिफ्ट के पास पकड़ लिया था सर। गहने का सब बेच गई। यहाँ बात करना ठीक नहीं है, एक काम करते हैं, टेरेस पर जाते हैं, ऊपर बात करेंगे। चल सर। फिर हम उसे टेरेस पे लेके गए सर। सर हम तो उसे टेरेस पर सिर्फ बात करने के लिए लेकर गए थे। सोहम, देख सोहम तो समझ नहीं रहा। मेरे पापा ने मेरा किडनैप करवाया था, इतनी मुश्किल से देख, हमें तेरी ये झूठी दर्द भरी कहानी नहीं सुनी है, समझी ना रिया? तू हमें हमारा साथ दे दे। और देख, जैसा तू समझ रही है ना कि हम दोनों बेवकूफ है, वैसे हम है नहीं। देख, तुझे मानना है मान, भाड़ में जा। सोहम क्या किया यार? सर नशे और जुए की लत ने तुम दोनों को क्रिमिनल बनाया है। सलमा, 1 सेकंड होल्ड कर। मेरे खीसे से पैसा निकाली तू? 1 मिनट, मैं तेरे को चोर नहीं लगती है? अब्बा से पूछ जा कि अब्बा ने निकाले होंगे पैसे। अब्बा, अब्बा, अब्बा मेरे खीसे में से पैसा लिया तुम? है? मेरे खीसे में से पैसा लिया क्या तुम? अरे मान लो खुदा ना खास्ता मैंने ले भी लिया तो कौन सी आफत आ गई? बापू दे रहा, किला बिला की इतना बड़ा किया है तो इतना सा भी हक नहीं मेरा? अब्बा तुम भी ना। मैं भी ना, मतलब कुछ नहीं, रहने दो। बात करता है। तू मेरी बात समझ आई? दोनों की मंगनी को 11 महीने हो गए, लड़का भी अच्छा है,
अगर अभी टालम टोल किया ना तूने लड़का हाथ से निकल जाएगा, कह रहा हूं मैं। मेरी बात मान, बात करके देख। और पैसे का मैटर मेरा है ना, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा, तू बात कर जाके। क्या बोला तू? पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगा तू? इतना सारा पैसा इतनी जल्दी कहाँ से खड़ा करेगा बाबा? आई कर लूंगा मैं, चलो। ए बाबा, हाँ कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा है ना तू? बोल मुझे। आई आई क्या तू भी ना सुबह सुबह कुछ भी बोलती है। मेरा भाई जान दे देगा पर कोई गलत काम नहीं करेगा। कुछ गलत काम करेगा भी ना तो जान ले लूंगी मैं तेरी। समझ लेना तू, इस बात का भरोसा रखना दोनों। आई सुन, वो दिन कभी आएगा ही नहीं। जो बाबा ने गलती की है ना आई, वो मैं कभी नहीं करूंगा। आई मेरा काम एकदम सीधी नाक पे होता है। छोड़, तू टेंशन मत ले। भाई तू डब्बा तो भूल ही गया अपना। ला दे। रुक मैं आती हूँ। ये ले। थैंक यू। ध्यान से जाना। बाय बाय। सुनना, मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए। मेरे पास एक भी नया सूट नहीं है, मेरे को नया लेने का है। मेरे पास पैसे नहीं है, हाथ टाइट चल रहे, बाद में बात करना। झूठ मत बोल मेरे से। मैंने कल तेरे हाथों में नोटों की गड्डी देखी थी, अभी बोलती हूँ। अब्बा वो मत बोलना, वैसे भी पैसे मेरे नहीं थे, वो सुनील के पैसे थे, दे दिए मैंने उसके पैसे। तेरे को सूट चाहिए ना, मैं दिलाएगा तेरे को सूट। अभी अब्बा को कुछ मत बोलना। शाबिर। हाँ चल आया। लग गया फोन? उसको नहीं लग रहा है तो शाबिर को लगा। चल। आई शाबिर भाई का फोन भी बंद आ रहा है, दोनों का नंबर लगा रही हूँ लेकिन किसी का नहीं लग रहा। अरे देवा, काय झालं असेल? इतनी देर तो कभी नहीं लगती उसको दुकान से आने में। कुछ कांड तो नहीं ना किया उसने? आई तेरे पास एक ही रिकॉर्ड है क्या बजाने को? तुझे भरोसा नहीं है क्या भाई पर? कैसे रखो भरोसा, आखिर खून तो उसका ही है ना। कुछ भी बड़बड़ाती रहती है आई तू। बड़बड़ाती रहती हूँ, फिक्र हो रही है मुझे, क्या हुआ होगा? आई कुछ नहीं हुआ होगा, मैं दुकान पर देख कर आती हूँ। सुनील कुठे आहे? काय झाला? काय को बुलाया इतनी रात को इधर? बहुत टेंशन में लग रही, क्या हुआ? वो भाई का फोन दोपहर से बंद आ रहा है, वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगा कि दुकान पर होंगे लेकिन दुकान भी बंद है। तो किसी काम से गए रहेंगे, फोन बंद हो गया होगा, खराब हो गया होगा, बैटरी गई होगी। शाबिर भाई को फोन लगा? शाबिर भाई का फोन भी तो कब से लगा रही हूँ लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा है। घबराने का नहीं, हम लोग आसपास में पूछते हैं, पता करते हैं। आमिर भाई, सुनील भाई को देखा क्या आपने? कभी दुकान बंद की उन्होंने? काम ज़्यादा था तो ध्यान नहीं दिया। भैया सुनील भाई को देखा क्या आपने? किधर गए वो? अभी 2 घंटा पहले तो दुकान बंद करके निकले थे, तब से नहीं देखा मैंने। और शाबिर भाई थे क्या उनके साथ? शाबिर भाई तो आज सुबह से दिखाई नहीं दिए। चाचा, सुनील भाई है क्या? मेरे घर को क्या सराय खाना समझ रखा है जो अपने भाई को यहाँ ढूंढने चली आई? नहीं है साबिर भी, वो मरदूत भी अभी तक लौटा नहीं है। तो सलमा तो होगी ना? नहीं है, कहीं गई है। अब क्या मेरी मरी हुई 7 पुश्तों के बारे में भी बता दूं? निशा घर आई थी, अब्बा से कुछ बात कर रही थी, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया?
कैसी तबीयत इनकी? अब सेफ। क्या हम लोग उनका बयान ले सकते हैं? नहीं अभी नहीं, वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट में है, आपको कुछ घंटे वेट करना होगा। आई क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी आई? पिछले 4 महीने में ये 12वीं वारदात है। और हमारे पास इन्हें लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि ये एक गैंग है या अलग अलग गैंग्स है जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हर वारदात के बाद अपने विक्टिम को मार देते हैं ताकि वो हमारे पास आके उन्हें पहचान ना सके। ये यामिनी मात्रे पहले ऐसी विक्टिम है जो इनके अटैक से बच गई है। तुम एक काम करो, हॉस्पिटल के टच में रहो, जैसे ही उन्हें होश आए हम उनका बयान ले सकें। सर कल से गायब है और कॉल भी नहीं आया। जी साहब, भाई ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाते, उल्टा खुद ही हमें दिन में कई बार फोन कर लेते हैं कि हम ठीक हैं या नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हो साहब, मुझे लगता है किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। ये शाबिर तुम्हारे भाई का पार्टनर, ये तुम्हारे इलाके में रहता है ना? जी। वो भी तुम्हारे भाई के साथ गायब है, तो उसके घर वाले उसकी रिपोर्ट लिखवाने क्यों नहीं आए? पता नहीं साहब, वैसे शाबिर भाई जी के घर वाले थोड़े अजीब है। अब इतने अजीब लगने जैसी कौन सी बात है? जवान लौंडे हैं, कहीं मस्ती कर रहे होंगे। देखिए जब मन भर जाएगा खुद से आ जाएंगे। अब इसमें कंप्लेंट वम्प्लेंट क्या लिखवाना? साहब मुझे कुछ नहीं पता, भाई मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। देखिए साहब, साबिर के बारे में सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है, वो है वो सुनील। सुनील की संगत में मेरा साबिर पूरा बर्बाद हो गया साहब। वो सुनील ही कहीं लेके गया होगा उसे। अब साहब भाई की किससे दुश्मनी है, किससे दोस्ती है, मुझे क्या पता। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरी और भाई की ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है। दोनों कहीं अटक गए होंगे, आ जाएंगे। सर बात कुछ समझ में नहीं आ रही। 2 लड़के लगभग एक ही टाइम पे गायब होते। एक की फैमिली टेंशन से जान दे रही और ये दूसरी फैमिली जो है ये ऐसे दिखा रही है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हद से ज़्यादा लापरवाही और हद से ज़्यादा फिक्र, इन दोनों का मतलब एक ही है, कुछ ना कुछ तो छुपाना। ये लोग भी कुछ छुपा रहे हैं। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है। वो 2 लोग थे, सर पे हेलमेट था, इसलिए उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाई, लेकिन दोनों आदमी ही थे। किस तरह की बाइक थी उनकी? लाल रंग की बाइक थी और बाइक के पीछे एक 2 तलवारों वाला स्टिकर लगा हुआ था, बस। और कुछ याद नहीं है मुझे। बयान देने के लिए शुक्रिया यामिनी। अब आप आराम कीजिए और आराम से सोचिए। अगर कुछ याद आता है तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सर जो बाइक की डिटेल्स ये बता रही वो उस लड़के सुनील के बाइक से मैच करती हैं जिसकी सुबह मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। उसकी बहन निशा ने कहा था कि सुनील के पास जो बाइक है उसकी भी सेम डिटेल्स। एक काम करो, उन दोनों के मोबाइल ट्रेस पे डालो, उनकी पूरी कॉल हिस्ट्री और लास्ट लोकेशन पूरा खंगालो। यामिनी जो कि बाइकर गैंग की इकलौती ऐसी शिकार थी जो कि जिंदा बच गई थी, उसने लुटेरों की बाइक को पहचान लिया था और जो डिटेल्स उसने पुलिस को दी थी वो पूरी तरह से सुनील की बाइक से मैच कर रही थी। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर वाकई में सुनील और शाबिर ही वो लुटेरे थे जो साथ में मिलकर पिछले कई महीनों से इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे? अगर सच्चाई यही थी तो ये तय था कि इन दोनों का गायब होना भी कोई हादसा नहीं बल्कि किसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। मेरा भाई जान दे देगा पर कोई गलत काम नहीं करेगा। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? जब मिल जाएगा ना तब बता देंगे। हाँ बराबर चेक कर। मेरा लड़का गायब है, उसे ढूंढो ना। मेरे घर में क्या खोज रहे हैं? देखो ये अच्छा। जो बोलना है साइड में खड़ा करके बोलो। चलो। साहब ये सब पुराना कपड़ा है साहब। साहब बर्तन वाले को दे दीजिए। इस जेवर और कपड़े किसके हैं? मेरे हैं साहब। कहाँ से है? रसीद है इनकी? मेरे भाईजान ने दी है मुझे, तो रसीद भी तो भाईजान के पास ही होगी ना।
अरे क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? अगर ऐसा ही है ना तो लो तलाश और अच्छे से लेना, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुझे पूरा भरोसा है अपने भाई पर, उसने कुछ गलत नहीं किया। सर कुछ नहीं मिला। आप लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा। क्यों साहब? क्यों? जब्त करो इसे। ऐसे कैसे जब्त करो? ये चोरी का माल नहीं है, हमारी मेहनत की कमाई है। हम लोग गरीब हैं, इसके लिए ऐसे जुल्म नहीं कर सकते साहब। आप देखो, हम बवाल मचा देंगे, हम धरना लेके आएंगे थाने। चुपचाप खड़े रहो। हाँ सर, हम यहाँ से निकल रहे हैं। ले चलो इन्हें। मैंने क्या किया है? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? इस दुकान की एक्स्ट्रा चाबी तो रहेगी ना किसी के पास? अरे सुना नहीं क्या? मेरे पास भी चाबियां नहीं है। भाईजान हमेशा अपने पास ही रखते हैं चाबियां। सावंत, एक काम करो, चाबी वाले को बुलाओ और ये ताला खुलवाओ। हो सर। कुछ नहीं मिला। देखा सर, मैंने आपको कहा था ना कि मेरा भाई चोर नहीं हो सकता। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सर, वो जरूर किसी ना किसी मुसीबत में है। प्लीज सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे भाई को ढूंढ लीजिए सर, प्लीज सर। शाबी रानी, सुनील, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन से कोई ऐसी कड़ी नहीं मिलती जो इन्हें बाइकर गैंग से लिंक कर सके। यामिनी ने जो रॉबर्स की बाइक की डिटेल्स दी थी वो सुनील की बाइक से बिल्कुल मेल खा रही है, और ये काफी है उन दोनों को उस गैंग से जोड़ने के लिए। उनके घर की और दुकान की तलाशी में कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोनों बेकसूर है। शायद ऐसा भी हुआ होगा कि इन दोनों ने लूट का माल कहीं और रखा हो। दोनों का एक साथ गायब हो जाना भी सस्पिशियस लगता है। दोनों की मोबाइल की लास्ट लोकेशन सेम थी, मतलब गायब होने से पहले दोनों साथ में थे। पर कहां और क्यों? साउंड, एक काम करते हैं, जहां पर मोबाइल का लास्ट लोकेशन मिला था ना, वहां पर चलते हैं, तलाशी करते हैं, शायद कुछ मिले। अब मेरे को क्या पता था कि पुलिस मेरे ऐसे पीछे पड़ जाएगी। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, अभी प्लान मत बदलना और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा भाई कहाँ है सलमा? मुझे क्या पता तेरा भाई कहाँ है? मैं कोई पुलिस वाली है? पुलिस वाली नहीं, चोर है तू। तू क्या छुपा रही है हम सबसे? टेढ़ी हो गई है, मैं क्या छुपाएगी तेरे से? तो फिर उस दिन तूने पुलिस से झूठ क्यों बोला कि तेरे पास चाबियां नहीं है करके? शाबिर भाई ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने चाबियों का एक सेट तुझे दिया था। वो सेट तो मुझसे कब का घूम गया, और मैंने भाईजान को बताया भी था, इसलिए मैंने पुलिस को बोला मेरे पास चाबियां नहीं है। इस दुकान की एक्स्ट्रा चाबी तो रहेगी ना किसी के पास? भाईजान हमेशा अपने पास ही रखते हैं चाबियां। बचपन से जानती हूँ मैं तुझे, जब तू झूठ बोलती है ना तो तेरे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। सच बता, क्या छुपा रही है तू हम सबसे? नहीं तो मैं पुलिस को बता दूँ। ए छोड़, तू बचपन से जानती ना मेरे को, तो फिजूल में मेरे मुंह मत लग, नहीं तो हट। अचानक दुकान बंद करके इस सुनसान एरिया में ये लोग क्या करने आए होंगे? एक काम करो, पूरा एरिया चेक करो। सर, पटेल, सर ये देखिए रस्सी। इस रस्सी को देख के ऐसे लगता नहीं कि ज्यादा दिन से बंधी है। सर ये रॉड देखो। कुछ तो हुआ यहाँ, कुछ ना कुछ तो कहानी जुड़ी हुई है, और इनके घर वालों को इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं। एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और पूरी एरिया की छानबीन करो। जी सर। शोर मचाया ना, यहीं पे मार दूंगा। चुप। अपने भाई को लेकर ज्यादा बवाल मचाने की कोशिश मत कर, वरना लाश मिलेगी उसकी। समझी? और जितना हो सके सलमा से दूर रहे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। चल।
साहब दोनों बहुत अच्छे लड़के थे, अपने काम से काम रखते थे, न किसी के लेने में थे न किसी के देने में थे। साहब पढ़ने लिखने में तो दोनों बंडल थे साहब। नौकरी नहीं मिली तो कर्जा लेकर डीवीडी की दुकान खोली। किससे लिया था कर्जा? मुझसे लिया था साहब कर्जा। कितना कर्जा लिया था और वापस कब किया? 5 लाख पहले किश्तें दी और बाकी का 3 लाख रुपया अभी 2 हफ्ते पहले ही देकर सारा कर्जा अदा कर दिया साहब। मुझे नहीं पता कि भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन अब भाई को पूछोगे तो वो आपको जरूर बताएंगे। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया होगा। ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसी? कल जब पुलिस थाने आई थी तब तो नहीं थी? वो मेरा पैर फिसल गया था और मैं दीवार से टकरा गई। पक्का वो पैसे सुनील के होंगे साहब। हमारे साबिर के पास तो हमको देने के लिए पैसे नहीं होते थे। अब एक काम करो, सुनील को ढूंढो, वही बताएगा लफड़ा क्या है। अरे उसके चक्कर में मेरा लौंडा फंस गया है, पता नहीं किधर होगा, क्या करता होगा। उसके चक्कर में मतलब क्या बताऊं साहब आपको, ये सुनील का तो खून ही गंदा है। उसका बाप, हाँ, हमारे बाबा चोर थे, जेल में थे पिछले कई सालों से। गणपत पवार नाम है उसका। एक आम बैंक रॉबरी केस में 6 साल की सजा हुई थी, 6 महीने पहले रिहा हुआ। और 6 महीने पहले इस गैंग ने अपनी पहली रॉबरी की थी। हो सर। हो सकता है कि गणपत पवार जेल से निकलने के बाद अपने बेटे सुनील को लेकर एक नया गैंग बनाया और अपनी वीडियो लाइब्रेरी की धंधे के आड़ में अपना ये नया गैंग चला रहा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भाई नफरत करते थे बाबा से। जब वो जेल में थे तब भी हम में से कोई उनसे मिलने नहीं गया, और उनके जेल से आने के बाद न कभी हमने उनकी शक्ल देखी न कभी उन्होंने हमारी। लेकिन शाबिर के बाप का कहना है कि झूठ बोलता है वो आदमी, नफरत करता है मेरे बेटे से। वो हमेशा चाहता था कि शाबिर उससे ज्यादा पैसे कमाए, चाहे रास्ता कैसा भी हो। लेकिन मेरे सुनील ने उसे अपने साथ लिया। अरे वो चोर की औरत आपको कुछ भी बताएगी और आप मान लोगे साहब? आपको पता है, आप ही बताओ, कौन सा बाप चाहेगा कि अपना लड़का गलत लाइन पकड़े? ये सुनील गलत लाइन पे था, पता था मुझे, इसलिए मैं साबिर को उसकी सोबत करने के लिए मना करता था। अगर इतना ही शरीफ था आपका बेटा तो अचानक गायब क्यों हो गया? 3 लाख जैसी बड़ी रकम उसने एक साथ कैसे चुकता कर दी? कहां से लाया था इतना पैसा? जवाब दो। नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कहाँ से आया उसके पास इतना पैसा? मुझे पहले इससे भरोसा नहीं था उस पे। मुझे लगता था वो अपने बाप पे ही जाएगा, और गया वो अपने बाप पे। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। चला गया वो, चला गया। सर, रॉड पे मिले खून की फोरेंसिक रिपोर्ट, खून शाबिर का है और उस पे सुनील के फिंगरप्रिंट्स भी है। साफ है सुनील ने शाबिर को मारा और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। मतलब अगर ये दोनों इस बाइकर गैंग के मेंबर थे और वारदात को अंजाम देते थे तो इसका मतलब है इनकी जोड़ी अब टूट चुकी है। और अगर ऐसा है तो शहर में अब नई वारदात नहीं होनी चाहिए। उंगलियों के निशान और खून, ये किसी भी जुर्म में वो सबूत होते हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी नकल नहीं की जा सकती। और पुलिस को एक ही जगह से सुनील की उंगलियों के निशान मिले थे और शाबिर का खून। ऐसे में पुलिस का ये मानना गलत नहीं था कि सुनील एक मुजरिम है जिसने किसी विवाद की वजह से अपने पार्टनर शाबिर का खून कर दिया था। भाई मारो मत, मुझे जो है ले लो ना। सर, ये बाइकर गैंग का ही काम लगता है। पीछे से गुजरने वाले एक आदमी ने ये सब होते हुए देखा था और डर के भाग गया। उसने कहा कि 2 लोग बाइक पे थे और बाइक का हुलिया बिल्कुल वही था जो सुनील की बाइक का है। अगर ऐसा है तो वो रॉड पे शाबिर का ब्लड और सुनील के फिंगरप्रिंट्स मिलने का क्या मतलब हो सकता है? सर, फिर तो एक ही बात हो सकती है, सुनील अपने बाप गणपत के साथ मिलकर सब कर रहा है। इतने सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने होने के बावजूद भी सुनील की बहन अपने भाई को गलत मानने को तैयार नहीं थी। उसकी सोच और पुलिस की समझ आमने सामने थी, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता था। हाँ बोलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। भाईजान, भाईजान, अब भाईजान को क्या हुआ? उठाओ भाईजान। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये इकलौता लौंडा था मेरा, अब
इस बुढ़ापे में कौन पालेगा मुझे? क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा? तुम्हारा एकलौता बेटा मरा है और तुम्हें उसकी वजह अपनी पड़ी है। अब इसके लिए रो कर क्या फायदा? ये लौट कर तो नहीं आएगा। लेकिन साहब, वो सुनील को छोड़ना मत, उसको ढूंढो और फांसी पे चढ़ा दो, या जहां कहीं भी दिखे ना उसे गोली मार देना। मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया। सर, शाबिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत 3 दिन पहले हुई थी, ठीक उसी दिन, लगभग उसी समय जिस दिन वो दोनों गायब हुए। यानी बाइकर्स गैंग की आखिरी वारदात के पहले शाबिर मर चुका था, और इस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि शाबिर सुनील के साथ उस गैंग में कभी शामिल ही नहीं था। ये तो सुनील और उसका बाप ही थे जो गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देते थे। जब शाबिर को ये पता चला तो इन दोनों ने उसे मार डाला और खुद गायब हो गए। सावंत, एक काम करो, ये गणपत का पता लगाओ और सुनील का फोटो न्यूज़पेपर में छपवाओ एज अ वांटेड क्रिमिनल। यस सर। मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन बस्ती में इसको मैंने कई बार आते आते देखा। कभी देखा है कि ये कहाँ आता था, किससे मिलता था? ये मालूम नहीं है साहब। वो पिछली गली में सावित्री रहती ना, उसी के घर में घुसते हुए देखा था मैंने एक बार। सर, आपका शक सही निकला कि गणपत अपने फैमिली से टच में था। कुछ लोगों ने उसे घर आते जाते देखा। सर, इसके अलावा वो एक अननोन नंबर जिससे सावित्री के फ़ोन पे बार बार फ़ोन आते थे, हो सकता है कि वो गणपत का ही। सावंत, एक काम करो, उस माँ बेटी को आप उठा के ले जाओ। अब उनके शराफत के ड्रामे से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। जी सर। साहब, ये सब झूठ है। हम में से सालों से किसी ने बाबा की शक्ल तक नहीं देखी, तो मिलना तो दूर की बात है। कोणी सांगितलं? कौन बताया आपको? तेजाउद्दीन, तुम सिर्फ इतना बताओ ये सच है कि नहीं? नहीं। झूठ बोलकर अपने और अपने भाई की मुश्किलें मत बढ़ाओ। पुलिस से झूठ बोलने और गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें जेल भी हो सकती है। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, बोलो। बोलो। मिली थी उनसे। जेल से छुटने के बाद उनका फोन आया था साहब मेरे को। वो मुझसे मिलना चाहते थे, घर आना चाहते थे। अब क्या लेने हैं? अब चले जाइए। मेरी बात आप चले जाइए। सुनो तो मेरी, अरे मेरी मुझे बात नहीं सुननी है तुम्हारी बात। अरे मेरी चोरी चक्कर लाट क्या क्या चल रहा है? कुछ बुरा असर नहीं पड़ रहा है? मुझे मत बता, कुछ मत बता, कुछ मत बता। बैठो, एक मिनट बैठो, मैं नहीं बैठना है मुझे। सब मैं अकेले संभाल रही हूँ। चोरी चक्कर लाटने पर क्या क्या चल रहा है तुम्हारे? अब कोई गलत काम नहीं। नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं। आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ। मैंने मना कर दिया, मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था ना साहब उनसे। अगर ऐसी बात थी तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चों को ये सब पता चले, म्हणून हो साहेब विश्वास ठेवा माझ्यावर, म्हणून मी नाही सांगितलं। गणपत के ठिकाने का पता चल गया है। जिंदगी भर तो कोई रिश्ता नहीं रखा उनसे, मरने के बाद क्या रिश्ता? आप म्यूनसिपालिटी वालों को बोल दो साहब, वो करेंगे उनका क्रियाकर्म। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गणपत की मौत शाबिर के मौत के कुछ घंटों बाद हुई थी। लेकिन अगर जैसा हम सोच रहे थे कि गणपत सुनील की इन वारदातों में मदद करता है, तो सुनील उसे क्यों मारेगा? सावंत, इससे भी बड़ा और एक सवाल है। शाबिर और गणपत की मौत एक ही दिन कुछ घंटे के अंतर से हुई। 3 दिन बाद जो रॉबरी की वारदात हुई वो किसने की? यानी कि शाबिर और गणपत के अलावा और भी कोई तीसरा शख्स है जो सुनील का साथ दे रहा है। सर आ जाओ। सर, इसका नाम आमिर है, सुनील की बस्ती में ही रहता है। इसका कहना है कि 3 दिन पहले इसने सुनील की बहन निशा को किसी के साथ देखा था। रुको,
ले चलो इसे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इंस्पेक्टर साहब कहाँ ले जा रहे हो मुझे? 3 दिन पहले अंधेरे कोने में घुसकर एक आदमी से बात कर रही थी तुम। कौन था वो आदमी? सर आपको कैसे? जो पूछा गया उसका सीधा सीधा जवाब दे। कौन था वो? सर मुझे नहीं पता कि वो कौन था। मैं तो मेडिकल शॉप से दवा लेकर आ रही थी। उसने मुझे रास्ते में पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो मेरे भाई को मार डालेगी। बस इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। पहचानती हो उसे? नहीं सर, उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन क्या? लेकिन मैं उसकी आवाज़ पहचान गई थी। सावंत, एक काम करो, सलमा का नंबर इमीडिएट ट्रेसिंग पर डाल दो। यहाँ क्यों रुके हम? अरे सुन, मेरे को बैग दे, मैं छुपा के आता हूँ, तू घर जा। नहीं हम तो साथ जाने वाले थे ना। अरे बाबा मैं आता हूँ ना, बैग छुपा के। नहीं मैं घर क्यों जाऊंगी? नहीं घर जा तू, मैं छुपा के आता हूँ। हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, मैं कहीं नहीं जा रही। पकड़ो उसे। अब अपने आप सच्चाई बताओगी या इन्हें मदद करने के लिए बोलो? नहीं सर, मैं बताती हूँ। नीलेश मेरा बॉयफ्रेंड है। वो निशा का मंगेतर है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड भी है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे लगा दुकान के गले में कुछ पैसे होंगे। मैं बस वही लेने गई थी और वहाँ मुझे ये बैग पड़ा मिला जिसमें जेवर और पैसे भरे हुए थे। मैंने वो उठाया और चुपचाप लेके अपने साथ चली आई, और इसीलिए आप लोगों से झूठ बोला कि मेरे पास दुकान की चाबियाँ नहीं है। इस दुकान की एक्स्ट्रा चाबी तो रहेगी ना किसी के पास? भाईजान हमेशा अपने पास ही रखते हैं चाबियाँ। लेकिन निशा ये सब बात जानती थी और फिर वो मुझे धमकी देने लगी कि वो आपको आके सब बता देगी। फिर मैंने नीलेश को बोला कि वो जाके निशा को धमकाए। हमारी प्लानिंग थी सर कि हम ये रुपया पैसा लेके कहीं दूर भाग जाएंगे, लेकिन साहब मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा था वो रुपए और जेवर में अपने पास रख लूंगा, ऐसा सोच के, और चोरी का माल था तो वो चाहेगी भी तो कुछ नहीं कर पाएगी। उसी समय आप लोग आ गए। बस आई शपथ साहब, इसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से, ना बाइकर गैंग से, ना शाबिर की मौत से साहब। सर मैंने वेरीफाई कर लिया, सलमा और नीलेश झूठ नहीं बोल रहे। ये दोनों सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहते थे। असली क्राइम से इनका कोई लेना देना है ही नहीं। सावंत, इस मामले में हम लोग एक गोल दायरे में घूम रहे हैं। ना सुनील का कुछ पता चल रहा है, ना उसके तीसरे साथी का। आखिर ये सुनील है कहां? शाबिर और गणपत की लाशें मिलने के बाद सुनील पर पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था। वो अब इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। लेकिन उसके अलावा इस मामले में एक और शख्स शामिल हो चुका था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन यह भी तय था कि वो था और लूट और हत्या के उनके इस खेल में सुनील का साथ दे रहा था। मामला और ज्यादा उलझ गया था। तो कौन था ये सुनील का नया दोस्त, नया साथी? क्या सुनील अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए उसकी मदद ले रहा था, या फिर वो शख्स इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था और वो अपने इस लूट और हत्याओं के खेल में सुनील को इस्तेमाल कर रहा था? इस केस में रोज नए सवाल उठ रहे थे और सच बदल रहे थे, लेकिन सुनील की बहन निशा का अपने भाई पर विश्वास अब भी उतना ही कायम था जितना कि जांच शुरू होने से पहले था। अपने भाई को मासूम साबित करने की उसकी लड़ाई अब भी जारी थी। कुछ नहीं होगा आई, कुछ नहीं होगा इससे। आई छोड़, गलत है तेरा भाई, मुजरिम है वो, अपने बाप पे गया है, सारा भरोसा तोड़ दिया उसने मेरा। छोड़ दे ये। आई कुछ नहीं किया मेरे भाई ने, मुझे भरोसा है उस पर, और आज मेरे भाई को मेरे भरोसे की जरूरत है। मैं दूंगी उसका साथ, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं दिलाऊंगी अपने भाई को इंसाफ। मैं ढूंढ कर लूंगी उसे, आई ढूंढ लूंगी उसे। तू हट जा मेरे सामने से। सावंत, हमें इस केस को हर एंगल से देखना होगा। अगर इस मामले में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हो सकता है कि हमारा रास्ता गलत भी हो सकता है।
मैं कुछ समझा नहीं सर। इस केस में हम सुनील से पहले से ही दोषी मानकर चल रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि सुनील एक मुजरिम होने की वजह खुद एक विक्टिम हो। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमें आज तक सुनील की एक भी खबर नहीं मिली है। मुझे तो लग रहा है कि कोई खेल खेल रहा है जिसमें शाबिर, गणपत और खुद सुनील उस खेल की शिकार हो। सावंत, पता करो कि सुनील की बाइक उसके अलावा और कौन कौन चलाता था। सर, ऐसा बोले तो पूरा एरिया ही चलाता था साहब। जिसको भी जरूरत पड़ता था वही मांग लेता था बाइक, और सुनील भाऊ कभी किसी को मना नहीं करता था, बस दे देता था। कोई ऐसा था जो उसकी बाइक ज़्यादा ले जाता हो? अब ये कैसे बोल सकता है साहब अपन, लेकिन हाँ, शाबिर का बाप कई बार चलाता था उसकी बाइक। ये शफाकत कहाँ है? साहब पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही इधर जाते हुए देखा है। रुक! अरे मेरे काय को मार रहे सब? तब मैंने कुछ नहीं किया, तब मैंने कुछ नहीं किया। जब जब शहर में बाइकर गैंग की वारदात हुई है तो वारदात के पहले और वारदात के बाद तेरी इस नंबर से बात हुई है। तेरा फोन लोकेशन चेक करने पर यह पता चला कि वारदात के वक्त तू वारदात की जगह पे कभी मौजूद ही नहीं था, लेकिन यह फोन नंबर वारदात की जगह पे हमेशा मौजूद था। अब तू सिर्फ इतना बता कि यह सब शुरू कब हुआ? ये क्या बोल रहे हैं साहब? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? मारो मारो, बताता हूँ साहब। ये नंबर आमिर का है। मेरा बेटा साबिर और सुनील की दुकान के बगल में उसकी दुकान है साहब। तो मैं सुनील की बाइक कभी कभी लिया करता था मेरे काम के लिए, कभी कभी ऐसे ही तफरी के लिए। तो साहब एक रोज चाचा अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सब खैरियत? सब खैरियत चाचा। चाचा हम एक नया काम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए ना एक बाइक चाहिए थी हमें, तो बाइक दोगे चाचा हमें? नहीं भाई, ये बाइक मेरी नहीं, वो तो सुनील की है। अरे चाचा चिंता मत करो, हम काम करेंगे, थोड़ा हम कमाएंगे, थोड़ा आपका भी तो देंगे ना। ऐसा? आप टेंशन मत लो, बस सुनील से बात करो आप। ठीक है, आपको जब भी चाहिए तभी बोल देना, हम इंतजाम कर देंगे। तो साहब बराबर उसके 3 दिन बाद मेरे को आमिर का फ़ोन आया। वो मेरे को बोला कि उस दिन शाम को उसको बाइक चाहिए थी काम के लिए। तो मैंने साहब वो सुनील के पास से बाइक लिया और उसको दे दिया। सब उस दिन वो 2 घंटे के बाद मेरे को वो बस्ती के पीछे बुलाया, मेरे को बाइक दे दिया और साथ में साहब वो 5,000 रुपये भी दे दिया। फिर साहब उसके बाद तो ये सिलसिला बन गया। जब भी उनको बाइक का ज़रूरत पड़ता था मेरे को फ़ोन करते थे, मैं सुनील का बाइक लेके उनको देता था साहब। और तुमने कभी उसको पूछा नहीं कि वो बाइक के साथ क्या करते थे? मेरे को तो पैसा मिलने से मतलब था ना, मैं काय को पूछेगा। कौन सा काम? चाचा तुम्हें आम पसंद है ना, तुम आम खाओ, हम दे रहे हैं ना। पेड़ गिरने जाओगे तो गुटलियों से भी जाओगे, क्या फायदा? ठीक है चाचा, हमें एक जगह चाहिए रहने को। नहीं, वो एक ये ज़रूरी सामान है, इसको रखना है और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके पैसे हम अलग से देंगे। हाँ समझ लो, काम हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। वो सब सामान उलूट का माल था ना? नहीं साहब, मेरे को मालूम नहीं वो सामान क्या था, मैंने उनको कभी पूछा भी नहीं साहब। वो बैग खोल के भी कभी देखा नहीं उसके अंदर क्या है। जो देते थे मैं जाके छिपा देता था साहब। साबिर की और सुनील की दुकान में? जी हाँ सब। साबिर की दुकान की एक एक्स्ट्रा चाबी वो घर पे रखी थी उसने, तो मैं उसको लेके गया और एक नकली चाबी बनाया था साहब। मेरे से गलती हो गया साहब, मैं वापस ऐसा कभी करूंगा। गलती नहीं, गुनाह, जिसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, जिंदगी भर जेल। सब सही चल रहा था साहब, लेकिन एक दिन जब मैं सुनील की दुकान पे किराए की टीवी लौटाने गया। तेरे को पता है मेरे को ये सब नहीं पसंद, मेरी दुकान में रखा है ये सब यार। तू पागल है साबिर, को मना किया था ना मैंने। सुनील को लगा कि वो बैग सब बिका है। सुनील भाई ये सीडी। हाँ ठीक है जाओ। आप
उसने उसे फोन किया साहब और गुस्से में बाइक लेके वहां से निकल गया। हेलो, मेरा रज़ाक कहाँ है तू? और उसके बाद आमिर ने मुझे बताया और हम दोनों उसके पीछे निकल लिए। शाबिर मड़ की तरफ गया था सर किसी काम से, तो सुनील भी उधर ही पहुंचा और जब हम दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि खोल दे यार मुझे। चुप! तू जानता है ना, मैंने इतने सालों से अपने बाप की शक्ल नहीं देखी क्योंकि मेरा बाप एक चोर है। तू जानता है मुझे बुरे कामों से और बुरे आदमियों से सख्त नफरत है। किस बैग के बारे में बात कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानता यार, खोल दे। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ पुलिस के पास। पुलिस से सच निकलवाएगी तुझसे। मत बोल तू सच। उसे क्यों मारा तुम लोगों ने? नहीं साहब, उसे किसने मारा ये भी हमें नहीं पता साहब, हमें वो भी नहीं पता, हमने उसे नहीं मारा साहब। सर ये तो सुनील है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। आखिरकार सुनील के हत्यारों को सजा मिली, लेकिन गणपत की हत्या की गुत्थी अनसुलझी रह गई। हम अनजाने में हादसों का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जुर्म हमें अपना शिकार तभी बनाता है जब हम अपनी लापरवाही से उसे सहमति देते हैं। अगर सुनील ने शफाकत पर भरोसा करने से पहले उसके इरादों को जानने की कोशिश की होती तो शायद उसके साथ ये हादसा नहीं होता। भरोसा इस दुनिया की उन सबसे कीमती चीजों में से है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए उसे यूं ही किसी को ना सौंपें। जुर्म के खिलाफ सिर्फ सावधानी काफी नहीं होती, उससे सीख लेना भी हमें सुरक्षित रख सकता है। तो सीख लें इस कहानी से और सुरक्षित रहें अपने लिए, अपनों के लिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।